कल हम लोगों ने क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश के क्वांटीकरण को पढ़ाते हुए मैंने उसके सिद्धांत बताए थे। सिद्धांत के साथ साथ हमने आपको बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल था यानी कि आंशिक प्रश्न थे वो बताए थे। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक उसमें आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे, कुछ आपको करने के लिए बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उस टॉपिक को किया होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा। यदि कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण। यहां पे आवेश संरक्षण की प्रक्रिया का मतलब यह है कि किसी भी अवस्था में आवेश का मान जो होता है वो सदैव नियत बना जा सकता है। यूं भी कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश स्थानांतरित होता है, लेकिन प्रत्येक दशा में कुल आवेश की मात्रा सदैव नियत होती है। अब ध्यान देना, इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। किसी भी अवस्था में किसी निकाय का निकाय पर कुल आवेश सदैव नियत होता है। नियत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आवेश स्थानांतरित किया जाए, चाहे आवेश की प्रक्रिया किसी प्रकार से उत्पन्न किया जाए, चाहे किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कोई सब्सटेंस कर रहा हो, प्रत्येक दशा में उस निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। अब ध्यान देना, इसमें इसे आवेश संरक्षण कहा जाता है। अगली स्थिति में आएंगे, ध्यान देना, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हुआ। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक अंक के लिए प्रश्न होता है कि आवेश संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, सबसे पहली चीज आती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिकीय अभिक्रियाओं में पहला उदाहरण है
ध्यान देना, पिछली कक्षाओं में कहीं आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में आपने ये पढ़ा होगा यूरेनियम 92-235 पर जब न्यूट्रॉन कणों की बौछार कराई जाती है, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होकर विखंडित होता है तो अभिकारक तो प्रत्येक दशा में आवेश सदैव नियत रहता है। वैसे ये टॉपिक आपने 11वीं कक्षा के पहले अध्याय में प्रकृति में संरक्षण के मूल नियमों का जो अध्ययन किया होगा, उसमें 5 प्रकार के नियमों का अध्ययन किया, उसमें से एक नियम आपने ये पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का नियम। अब यहां पे जानना यूरेनियम 92-235 प्लस 0N1 से जो उत्पाद हमारे सामने आते हैं ये आते हैं, प्लस यहां पे न्यूट्रॉन भी बनता है। यहां 56, ये 36 होता है, ये 144, यहां पे 1 होता है 3, यहां आप देखेंगे कितना आएगा, ये 36, 89 क्रिप्टॉन बना, प्लस यहां पे कुछ एनर्जी आती है। अब ध्यान देना, इसमें जो पहले जो पार्टिसिपेट हो रहा है, जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं नाभिक के अंदर, इसका जो आवेश हम निकालेंगे वो हो गया QI, इनिशियल टोटल चार्ज, ध्यान देना 92E प्लस यहां पे 0E इज इक्वल टू हुआ कितना 92E। अब इसका जो टोटल निकालेंगे वो यहां पे QF आएगा इज इक्वल टू 56E प्लस यहां पे 36E आएगा इज इक्वल टू यहां पे ये भी आएगा 92E हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, ध्यान देना, कि जो प्रारंभिक कुल आवेश था निकाय का, ध्यान देना, निकाय का कुल प्रारंभिक आवेश EI इज इक्वल टू यहां पे अंतिम कुल आवेश, यहां पे जो उत्पाद बना वो, ये दोनों ही 92E के बराबर क्या है, नियत है। इसका मतलब है अतः इस क्रिया में आवेश संरक्षित है। ये पहला है। ध्यान देना, फिर सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के बाद हम 2 उदाहरण इसमें आता है वो, तो पहला उदाहरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में है, जिसमें यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होता है। न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होने के बाद प्रत्येक अवस्था में इसमें आवेश हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। इसको समझाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। समीकरण यहाँ पे जानना, विखंडनीय समीकरण है यूरेनियम 92-235 प्लस 0N1, यहाँ पे ये हो गया 56, Ba 144 और 36 के R 89, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनता है 0N1 का।
अब ध्यान देना यहाँ पे 144 है प्लस 3 ये 147 हो जाएगा, और यहाँ से 236 में से 147 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, देखो ये 89 हो जाएगा, क्रिप्टॉन 89। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले जो हमने आवेश लिए थे टोटल चार्ज जितना था, तो चार्ज कैसे निकलता है, तो एटॉमिक नंबर से निकलेगा। एटॉमिक नंबर 92, तो 92 में n इंटू ई से क्वांटिटी करके निकालेंगे 92 इंटू ई, प्लस यहाँ पे 0 इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा, 92 ई हो जाएगा। इसके बाद QF आएगा, जिसमें आएगा यहाँ पे 56 ई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 36 ई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 92 ई हो जाएगा। और चूंकि 3 जीरो यहाँ पे है, तो जीरो का ई का मतलब कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे यहाँ हो गया कितना, 0 ई हो गया, यानी 92 ई हो गया। अब यहाँ पे देखो जो पहले चार्ज था वो भी 92 ई है, जो अंतिम चार्ज निकला अभिक्रिया के बाद वो भी 92 ई आया, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हो गया, नियत हो गया। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इसमें आवेश संरक्षित है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे आता है युग्म उत्पादन में। युग्म उत्पादन में अब प्रश्न ये होता होगा कि युग्म उत्पादन क्या है। यहां ध्यान देना, जब उदासीन गामा फोटॉन, क्या उदासीन गामा फोटॉन जिसकी ऊर्जा होती है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है 1.02, 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है। तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखना, फोटॉन की जो ऊर्जा ये होती है 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह ऊर्जा यह टूटता है, यानी कि यह अन्योन्य क्रिया द्वारा, अन्योन्य क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, जो प्रतिकण है में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे आएंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे गामा फोटॉन, यह जानना परिवर्तित होगा +1 E0, यह है फोटॉन, और ये है पॉजिट्रॉन, प्लस यहां पे आएगा -1 E0, ये होगा क्या, इलेक्ट्रॉन। और यहां पे हमने इस प्रकार से यह दो पार्ट में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं युग्म। युग्म का मतलब दो एक ही जैसे कण जो एक दूसरे के एंटी होते हैं, प्रतिकण कहलाते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं युग्म उत्पादन। अब हम इसमें देखते हैं कि आवेश संरक्षित कैसे इसमें रहेगा। तो ध्यान देना, पहले जो फोटॉन का आवेश है, मैंने क्या कहा, फोटॉन उदासीन, फोटॉन का आवेश QI = 0। 0 क्यों, क्योंकि उदासीन। अब यहां पे आते हैं, उत्पाद का कितना आवेश आएगा, उत्पाद का आवेश यहां पे हो जाएगा QF = +1, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर +1 E -1 E = कितना हो जाएगा, 0। और इस प्रकार से फोटॉन के चार्ज हमने यहां पे क्या किए, देख लिए, कितने आए, 0 आए।
अब देखो प्रारंभिक जो पहला जो आवेश था वो भी 0 है और दूसरा जो आवेश आया वो भी क्या है 0। इसलिए यहां पे कहोगे कि चूंकि QI इज इक्वल टू QF अतः आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है। इसीलिए एक आता है युग्म विनाश। आगे हम यहां पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको बताया युग्म उत्पादन, अब हम बता रहे हैं क्या युग्म विनाश, एनिहिलेशन ऑफ पेयर या पेयर एनिहिलेशन। ध्यान रहे इसमें युग्म विनाश में यह है कि एक इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर दो गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तथा स्वयं का विनाश करते हैं। ध्यान देना, इसकी अभिक्रिया क्या है जानना, +1 E0, इसको हमने नाम दिया था क्या पॉजिट्रॉन, प्लस यहां पे -1 E0, इसका नाम हमने दिया था इलेक्ट्रॉन। इससे क्या मैंने बताया, गामा गामा। प्रत्येक की गणना पहले, इसके पहले मैंने आपको ऊर्जा इसकी दी थी कितनी, 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी। इसमें 2 गामा फोटॉनों के उत्पन्न होने का कारण ही यह है कि इसकी जो ऊर्जा होती है वह टोटल एनर्जी 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अभिक्रिया के बाद जो उत्पन्न होगा उसकी भी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए। इसलिए इसमें जो उत्पन्न होता है गामा फोटॉन, एक गामा फोटॉन की ऊर्जा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए इसमें 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं, जिससे कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इसलिए यहाँ पे 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना फिर, क्योंकि ये प्रश्न में जायज प्रश्नों में आएगा या उठेगा प्रश्न, यदि आप यहाँ एक गामा लिख देंगे तो वहां पर आपका लिखना जरूरी हो जाएगा कि 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा फोटॉन, जबकि मैक्सिमम एनर्जी का जो गामा फोटॉन होता है वह हमेशा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ होता है। जब 2 गामा फोटॉन इसमें उत्पन्न होंगे तब इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की अनुपालना भी क्या होगी, हो सकती है। इसलिए प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसमें कुल 5 प्रकार के संरक्षण होते हैं। पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रकृति के मूल संरक्षण के नियम, और मूल संरक्षण के नियम 5: द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण। इसलिए इन सभी प्रकार के संरक्षण के नियमों का अनुपालन इस अभिक्रिया में होना चाहिए। इसलिए ऊर्जा संरक्षण को बनाए रखने के लिए इसमें 2 गामा फोटॉनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस गामा फोटॉनों की जो कुल आवेश इस पर आप दिखाओगे, इसको हम कहेंगे 0, क्योंकि गामा फोटॉन उदासीन होते हैं। और यहां जब इनके आवेश को निकालोगे तो फिर उसी तरह से है ये भी कि QI इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन पर आवेश +1 E का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 E का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। पुनः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि QI इज इक्वल टू QF
इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है, कंजर्व है, यानी कि आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है। ये इस प्रकार से, तो ये नियम आपका रहा किसके लिए, आवेश संरक्षण के नियम के लिए, जिसमें 3 उदाहरण थे। अब इस पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ध्यान देना है। प्रश्न जो इसमें पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न। बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न होगा, पहला राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण को लिखिए। दूसरा प्रश्न इसमें आएगा आवेश संरक्षण के 2 नियम लिखिए। 2 नियम लिखिए। आवेश संरक्षण के 2 उदाहरण नियम, उदाहरण यानी कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल फॉर चार्ज कंजर्वेशन। ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे ज्यादा इसमें से कोई प्रश्न नहीं आता। अब यहां पे आते हैं स्पेशल पॉइंट पे कुछ। स्पेशल पॉइंट इसमें यह है, ध्यान देना कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण तथा संरक्षण प्रकृति के मूल नियम, यानी कि मूल सिद्धांत में होते हैं। मूल सिद्धांत, ठीक है। आगे अब हम आते हैं आवेश की निश्चलता। इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, ध्यान देना इसमें। आवेश की निश्चलता में हम सबसे पहले ये आते हैं कि निश्चलता का मतलब क्या होता है। अब ध्यान देना, चर और अचर 2 चीजें होती हैं, एक स्थिर, दूसरा जो है गतिशील। यहां पे ध्यान देना, आवेश की निश्चलता का मतलब है कि आवेश प्रत्येक दशा में क्या हो, नियत बना रहे। निश्चल का मतलब हो गया नियत होने से। अब प्रश्न ये होता है कब, किस अवस्था में। तो जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल है, यह रेस्ट में है, विराम में, और
विराम में होने पर इस पर आवेश कितना है, Q रेस्ट पोजीशन में है। और बाद में अब मान लो कि इसी पार्टिकल को हमने मूव कर दिया इन मोशन। अब इस पर चार्ज मान लो हमने लिख दिया Q इन मोशन, गति की अवस्था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह आवेश इस वस्तु के, इस पदार्थ की गति करने के कारण यह परिवर्तित हो जाएगा या नहीं। तो ध्यान देना, निश्चलता है, प्रत्येक दशा में आवेश हमेशा क्या होगा, नियत बना रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। अब ध्यान देना, यानी कि गतिक अवस्था में किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा विराम अवस्था में उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा के सदैव क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यह होगा कि आवेश किसी भी प्रकार से निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, यानी कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। जब निर्भर नहीं करेगा तभी इस प्रकार के कंडीशन क्या होंगे, बनेंगे। इसलिए इसके अनुसार ध्यान क्या लिखना पड़ेगा, इसके अनुसार ध्यान देना, आवेश की मात्रा निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। निश्चलता का तात्पर्य, अब हम यहां लेते हैं अर्थात विराम अवस्था में किसी निकाय पर आवेश उस निकाय की गतिक अवस्था में आवेश के बराबर होता है, हालांकि हमारा काम इतने से ही हो जाता है। ठीक है, यह एक लाइन ही इसके लिए काफी है, लेकिन इसको समझाने के लिए ध्यान देना, इस प्रकार की स्थिति को देना जरूरी है। इसे आवेश की निश्चलता कहते हैं, अब ध्यान देना, इसका मतलब हुआ Q विराम बराबर Q गति। ये हुआ निश्चलता से संबंध।
फिर ध्यान, आवेश की निश्चलता का मतलब ये, मान लो कोई एक विलगित निकाय है जिस पर विराम अवस्था में आवेश है, Q विराम हो गया, यही निकाय अब गति करने लगा, जिस पर आवेश मान लो आपने मान लिया Q मोशन में आ गया, गति का आवेश हो गया। अब इस अवस्था में ध्यान देना दोनों ही क्या होगा, बराबर। लेकिन अब इससे क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, उस पर चलते हैं, ध्यान देना। अब आएंगे स्पेशल पॉइंट पे, फिर स्पेशल पॉइंट इसलिए यहां पे क्योंकि आपने गति की बात कर दी, आवेश की गति के लिए, इसलिए ध्यान देना जब कोई आवेश के बाद हमारे पास तीन खंड आ जाते हैं। पहला इसका भाग आता है विराम अवस्था में, विराम अवस्था में होगा मतलब V इज इक्वल टू कितना, 0। जब कोई आवेश विराम अवस्था में होगा यानी V बराबर 0 होगा, तो ध्यान देना यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जब विराम अवस्था में होगा तो केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका दूसरा पार्ट आता है, ध्यान देना, एक समान गति करता है। एक समान गति करता है का मतलब V इज नॉट इक्वल टू कितना, 0, और V नियत हो जाए तथा V नियत ऐसा हो जाता है तो क्या करना, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B उत्पन्न होता है। किंतु विकिरण उत्सर्जित नहीं होता। विकिरण उत्सर्जित नहीं होता। नहीं होता। तीसरी चीज इसमें फिर आती है कि असमान गति करता है। इसका मतलब हुआ कि V इज नॉट इक्वल टू 0 और V इज नॉट कांस्टेंट। ये वेरिएबल होता है, बदलता रहता है इसका वैल्यू। तो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ
विकिरण भी उत्सर्जित करता है, विकिरण भी उत्सर्जित करता है। यह निश्चयता के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट थे जिसमें यह बताया जाएगा कि यदि आवेश विराम में हो तो क्या उत्पन्न होगा। और ध्यान दीजिएगा, यह एक नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है, यह एक नंबर के प्रश्नों में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और आज के लिए यह टॉपिक बस यहीं तक है, आप इसको याद कीजिएगा। इसका अध्ययन करते हुए इस पर अब एक पेपर बना करके हम कल आपको एक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप स्वयं अपनी ईमानदारी के साथ इसको हल कीजिएगा, देखिएगा कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।